हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार एक बार फिर नए लेक्चर के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैलाइड्स। हमने जो लास्ट लेक्चर में देख लिया था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिया। हमने हाइड्राइड के बारे में पढ़ लिया, हमने ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हैलाइड के बारे में। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं आपको करा रहा हूँ नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं या फिर उनका नेचर कैसा होता है, हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हम जो है नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। तो उन प्रॉपर्टी की सीरीज में मैंने ऑक्साइड के बारे में बता दिया, आपको हाइड्राइड के बारे में बता दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है क्या, हैलाइड्स के बारे में। अब हैलाइड्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा हैलाइड्स कहते किसको हैं, कि हैलाइड्स किसको कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं और इनकी रिएक्शन अगर हेलोजन के साथ करा दी जाए, हेलोजन का मतलब जो 7th वर्ग में जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ इनकी रिएक्शन करा दी जाए तो उसके बाद जो कंपाउंड हमें मिलता है, यानी जो यौगिक मिलता है, उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है वो किस प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो किस प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, तो उसमें दो तरह के हैलाइड निकल के आते हैं। एक होता है EX3 टाइप का और एक होता है EX5 टाइप का। जैसे अगर मैं जनरली बात करूं हैलाइड की, जो नाइट्रोजन फैमिली के जो हैलाइड हैं, जो नाइट्रोजन फैमिली के जो हैलाइड बनाते हैं एलिमेंट्स, वो दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक जो बनाते हैं वो बनाते हैं EX3 प्रकार का हैलाइड्स, और एक बनाते हैं EX5 प्रकार का हैलाइड्स। आप कहेंगे EX3 और EX5 का मतलब क्या है, तो यहां पर E जो है, E रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। और यहां पर जो E है यहां पर भी सेम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो अगर मैं E की जगह पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ रख दूं और X की जगह, जो X है, इस X की जगह पे क्या रख दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो कंपाउंड हमें प्राप्त होंगे, जो यौगिक हमें मिलेंगे, उन यौगिकों को ही हम क्या कह रहे हैं, हैलाइड। यानी इस टाइप के जो हैलाइड होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्राई हैलाइड, यानी इसमें 3 हैलोजन होंगे, इनको बोलते हैं ट्राई हैलाइड। और इस टाइप के जो हैलाइड होंगे, यानी यहां पर जो मिलेगा हमें कैसे कंपाउंड मिलेंगे, इस वाले केस में जो यौगिक मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, अगर मैं N की जगह F रखूंगा, मतलब N, E की जगह N और X की जगह F, तो NF3, NCl3, NBr3, फिर उसी तरीके से NI3, ठीक है। फिर यहां अगर हम X की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रखें, और यहां पर अगर हम यौगिकों की बात करें तो यहां जो यौगिक बनते हैं, अगर मान लीजिए मैं नाइट्रोजन की जगह पे, वैसे तो नाइट्रोजन बनाता नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन की जगह मैं फास्फोरस ले रहा हूं, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन ना लेके मैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा, अगर E की जगह पे हम P ले लें और X की जगह पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, तो उस केस में कुछ इस टाइप के यौगिक बनते हैं। यानी इनको बोला जाता है ट्राई हैलाइड, यानी इसमें 3 हैलोजन परमाणु होते हैं, और इनको बोलते हैं हम पेंटा हैलाइड, यानी पेंटा हैलाइड, यानी इसमें जो हैलोजन होंगे वो क्या होंगे, पेंटा होंगे, 5 होंगे हैलोजन, 5 हैलोजन है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा PCl5 होता है, यहाँ पे PBr5 होता है, यहाँ PI5 होता है। तो PCl5 का नाम क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड। इसमें जो हैलाइड होंगे यानी हैलोजन परमाणु जो होंगे कितने होंगे, 5 होंगे। लेकिन अगर इस EX3 वाले में हम देखें तो इसमें जो हैलोजन परमाणु होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो हैलाइड जो है नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक हैलाइड कैसे, EX3 प्रकार का, और एक हैलाइड कैसा, EX5 प्रकार का। इसमें E क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और X क्या है, हैलोजन परमाणु। वो बात अलग है कि इसमें से कुछ कंपाउंड स्टेबल है और कुछ कंपाउंड नहीं पाए जाते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं और कुछ कंपाउंड नहीं पाए जाते हैं। हम जनरली बात करेंगे, जब अभी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से यौगिक पाए जाते हैं और कौन से यौगिक नहीं पाए जाते हैं। हम अभी आगे पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करेंगे। अभी तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है वो किस प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। अभी तो हम इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद इसकी जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा इनका एसिडिक नेचर, इनका बेसिक नेचर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कौन सा इस दुनिया में पाया जाएगा, कौन से यौगिक दुनिया में पाए जाते हैं और कौन से यौगिक दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि हैलाइड जो है, यानी जो हैलाइड है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक ट्राई हैलाइड,
एक ट्राई हैलाइड और एक कौन सा, पेंटा हैलाइड। ट्राई हैलाइड में की कहानी मैंने बता दी, और पेंटा हैलाइड मैंने जो है एक ही केस लिया है। आप चाहे तो इसमें फास्फोरस आर्सेनिक यानी सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जनरली अगर ट्राई हैलाइड की बात की जाए तो ट्राई हैलाइड नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब ट्राई हैलाइड बनाते हैं। अगर हम ट्राई हैलाइड की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में जितने एलिमेंट हैं वो सब, जितने एलिमेंट हैं सब के सब ट्राई हैलाइड बनाते हैं। लेकिन अगर पेंटा हैलाइड की बात करें तो पेंटा हैलाइड के केस में सभी एलिमेंट पेंटा हैलाइड नहीं बनाते हैं। इसका रीजन है, इस वाले केस में, इसमें दोनों में रीजन है कि ये जो है सभी के सभी ट्राई हैलाइड बनाते हैं, अलग अलग टाइप के बनाते हैं लेकिन बनाते हैं। लेकिन पेंटा हैलाइड में अगर हम बात करें तो पेंटा हैलाइड में सभी एलिमेंट जो हैं नाइट्रोजन फैमिली के वो हैलाइड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, इसका रीजन है। क्यों नहीं बनाते, इसका रीजन है, नाइट्रोजन वाले केस में पेंटा हैलाइड नहीं बनेगा क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन उससे नीचे अगर हम आए तो उसकी भी बात अलग है। जैसे अगर बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन अगर छोड़ दिया जाए, यानी एक अपवाद छोड़ दे, कौन सा, BiF5 का, तो पेंटा हैलाइड ये भी नहीं बनाता है और ये भी नहीं बनाता है। लेकिन ट्राई हैलाइड की अगर हम बात करें तो ट्राई हैलाइड जनरली सभी एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इनका रीजन, हम जानेंगे क्यों ये लोग कुछ बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी होगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। जो हमने दो हैलाइड पढ़े हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड, तो इनका स्ट्रक्चर या फिर इनका शेप कैसा होगा, इनमें संकरण क्या होगा, इनका बॉन्ड एंगल किस प्रकार से चेंज होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इनका बेसिक नेचर देखेंगे, उसके बाद इनका एसिडिक नेचर देखेंगे, उसके बाद जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इनमें तीन चीजें आपको देखना है, एक इनका स्ट्रक्चर, एक इनका एसिडिक नेचर, एक इनका बेसिक नेचर। ये सब देखने के बाद और इनकी एक थर्मल स्टेबिलिटी किस प्रकार से चेंज होगी इसके बारे में बात करना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो ट्राई हैलाइड या फिर पेंटा हैलाइड है इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब इनका शेप जो होगा वो कैसा होगा, या फिर इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो ट्राई हैलाइड है या फिर जो पेंटा हैलाइड है, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पे ही हम बात कर सकते हैं कि इनकी जो बॉन्डिंग हो रही है, यानी ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये तीन बॉन्ड जो बनाते हैं, उन तीन बॉन्डों में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में भाग रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप समझ गए तो उसके से आप बॉन्डिंग समझ जाएंगे, और बॉन्डिंग समझ गए तो उसके बाद जो है आप स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपके अगर जनरल बात बताऊं तो जनरल जो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है, इन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, अब सब जानते हैं इन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, NH2NP3। आप सबको पता है नाइट्रोजन वाले केस में नाइट्रोजन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट के अंदर, इस नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, उन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या है, NH2NP3 है। NH2 का मतलब क्या है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और NP3 का मतलब क्या है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है, और तीनों की तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसमें जो अगर हम इनका नाम लिखे तो ये S है, ये PX हो जाएगा, ये Py और ये PZ। ठीक, अगर हम मिक्सिंग कराएं, ये कौन सी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर इनकी मिक्सिंग कराएंगे तो मिक्सिंग कराने पर ये एक S और ये 3 P, तीनों मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं जितने ऑर्बिटलों की मिक्सिंग की जाती है उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, उसमें जितनी मिक्सिंग, जितने ऑर्बिटलों की मिक्सिंग कराई जाती है उतने ही नए ऑर्बिटल समान शेप के, समान एनर्जी के बनते हैं। तो यहां पर अगर हमने 4 ऑर्बिटलों को मिक्स किया, एक S और 3 P को, तो 4 जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो 4 ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, और चारों का नाम क्या होगा, sp3 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 sp3। ये 4 नए ऑर्बिटल हैं। अब हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन थे, ये कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट आप कह सकते हैं। ठीक, या फिर हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहां पे। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 और 2 5, और यहां ऑर्बिटल कितने हैं, 4। आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कीजिए, 1 2 3 4 और 5, ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई।
अब जो हमारे पास कहानी है, पहले क्या था, पहले सेंट्रल एटम जो था, सेंट्रल एटम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन एस में प्रेजेंट थे और 3 इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे। और पी सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स पी वाई पी जेड उनके अंदर प्रेजेंट थे। अब जो कहानी है, अब क्या है, अब सभी इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यानी सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम के केस में 4 ऑर्बिटल है। मान लीजिए 4 और कोई सेंट्रल एटम है, मैं मान लेता हूं ई कोई सेंट्रल एटम है और इसके पास 4 ऑर्बिटल आए, कौन से, sp3। और sp3 जो ऑर्बिटल होते हैं वो कैसा होता है, उनका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। आप सब जानते हैं जो sp3 ऑर्बिटल होते हैं वो किस शेप में रहते हैं, उनका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। यानी इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल की तरह होगी। आप सब जानते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होती है, ठीक। यहां पर sp3 4 ऑर्बिटल बने, मैंने सेंट्रल एटम पे 4 ऑर्बिटल बना दिए sp3। ये सब कैसे ऑर्बिटल है, sp3 ऑर्बिटल है। ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ठीक है, ये भी sp3, इधर भी sp3 और ये भी sp3। अब क्या होगा, जो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, NH2NP5, NH2NP5। यानी इनका जो हैलोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2NP5, ठीक। यानी इसके केस में जो हैलोजन है वो हैलोजन अपनी जो बॉन्डिंग करेगा तो लास्ट वाले p ऑर्बिटल का यूज करेगा, जो लास्ट में p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका यूज करेगा। तो इसका मतलब यहां हैलोजन आए, ट्राई हैलाइड के केस में 3 हैलोजन आएंगे, एक हैलोजन यहां आए, यहां पे p ऑर्बिटल और sp3 आपस में मिक्सिंग कर लें, यानी ओवरलैपिंग कर लें, यहां एक हैलोजन और एक हैलोजन यहां। यानी ट्राई हैलाइड के केस में क्या होगा, 3 हैलोजन परमाणु आएंगे और 3 बॉन्ड बना लेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां। ये सिग्मा जो बना वो किस किस के बीच में बना है, 2p और sp3। यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है वो किन किन के बीच में, 2p, अगर फ्लोरीन लेंगे आप तो 2p sp3 और क्लोरीन लेंगे तो 3p sp3 और ब्रोमीन लेंगे तो 4p sp3, आयोडीन लेंगे तो 5p sp3। जैसे जैसे ऑर्बिटल ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे ये जो ऑर्बिटल है 2p 3p 4p 5p बढ़ता रहेगा, ठीक। तो यहां जो ये सिग्मा बॉन्ड बना, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड जो है यहां पर बन जाएंगे सेंट्रल एटम के केस में। सेंट्रल एटम होगा बीच में और उसके चारों तरफ sp3 ऑर्बिटल होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां अनपेयर्ड है, एक यहां है, एक यहां है और 2 जो है लोन पेयर यहां प्रेजेंट है। जैसा कि आपने देखा है यहां पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और आप जानते हैं कि ओवरलैपिंग जो होगी, यानी जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर हमें 3 बॉन्ड बनाना था और 3 के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जिसकी वजह से हमने क्या किया, यहां पे बॉन्डिंग करा दी, यानी ओवरलैपिंग हो गई और यहां 3 बॉन्ड बन गए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी कैसा है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम को, यानी जो नाइट्रोजन फैमिली की जो ट्राई हैलाइड है वो होना कैसे चाहिए थे, उनको कैसा होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल। यानी इनकी ज्योमेट्री कैसी होती, टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल ना होके इनकी कैसी हो जाएगी, पिरामिडल। क्यों, इसका रीजन है ये लोन पेयर। इसका रीजन क्या है, ये लोन पेयर। इसका रीजन है ये लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ट्राई हैलाइड को होना कैसा चाहिए था, अगर ये लोन पेयर इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होता तो ये कैसा होता, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता। यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, यानी शेप जो है टेट्राहेड्रल होता। लेकिन इस लोन पेयर के प्रेजेंटेशन की वजह से, यानी ये लोन पेयर जो यहां पे प्रेजेंट है, इस लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी हो जाएगी, पिरामिडल। इसका मतलब ये हो गया कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो ट्राई हैलाइड है वो ट्राई हैलाइड किस आकार के होते हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, उनकी ज्यामिति क्या होती है, उनकी ज्यामिति होती है पिरामिड, यानी पिरामिड की तरह होते हैं। पिरामिड क्या होता है आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं। पिरामिड क्या होता है, जैसे अगर आप जानते होंगे परफेक्ट टेट्राहेड्रल जो होता है वो कार्बन का केस होता है। जैसे अगर आपने ये देखा होगा कभी मॉलिक्यूल, तो ये कार्बन का जो केस है ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल दिख रहा है आपको, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है। अगर नाइट्रोजन वाले केस में या फिर नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है उस वाले केस में अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता। लेकिन इस तरीके का स्ट्रक्चर कब होता है, जब चारों के चारों क्या हो, बॉन्ड हो। यहां पर 3 तो बॉन्डिंग हुई है, यानी 3 तो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेंगे, यानी 3 ने तो यहां पे बॉन्ड बना लिया। मान लीजिए यही नाइट्रोजन है तो यहां हेलोजन, यहां हेलोजन, इनके बीच में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन गया। लेकिन यहां वाले केस में जो ऑर्बिटल है ना,
ये वाले ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, इसने बॉन्ड बनाने में भाग लिया ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट अकेला रह जाएगा, और जब अकेला लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो इसकी ज्योमेट्री की ऐसी की तैसी कर देगा। ये जो ज्योमेट्री है ना, इस ज्योमेट्री को बर्बाद कर देगा। होना कैसा चाहिए? टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल इसलिए नहीं होगा, ज्योमेट्री तो वैसे मैं बताऊं, ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप जो है, शेप कैसा होगा? पिरामिडल होगा। ज्योमेट्री में और शेप में मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, ज्योमेट्री इसकी भी, यानी जो ज्योमेट्री है इसकी भी कैसी है? टेट्राहेड्रल है। लेकिन अगर हम शेप की बात करें, यानी आकृति की बात करें, तो इसकी आकृति कैसी होगी? आकृति जो है वो कैसी होगी? पिरामिडल। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति जो होगी वो कैसा होगा? ज्यामिति है टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर शेप की बात करें तो शेप कैसा है? शेप यानी आकार की बात करें तो आकार कैसा होगा? यानी आकृति कैसी होगी? आकृति होगी पिरामिडल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था आकृति में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं भूत, और भूत दिखाई देते नहीं है। अरे इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है हवा, और जब इलेक्ट्रॉन हवा है यानी वेव है, तो वेव की फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन तो दिखाई देगा नहीं। अगर किसी मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और मैं आपसे कहूं कि इसका शेप बनाओ यानी आकृति बनाओ, तो आकृति आप कैसे बना सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे कैसे? तो इलेक्ट्रॉन है हवा यानी भूत, और भूत दिखाई देते नहीं है। जैसे कहते हैं ना भूत दिखाई नहीं देते हैं, तो इसी तरीके से भूत दिखाई नहीं देते, मैं इलेक्ट्रॉन को भूत बोल रहा हूं। तो यहां जब ये इलेक्ट्रॉन दिखेगा ही नहीं तो ये शेप में भाग नहीं लेगा ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन हटा दो। जब इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो ये आपको कैसा नजर आ रहा है? ये पिरामिड की तरह नजर नहीं आ रहा है? पिरामिड नहीं दिख रहा है ये पिरामिड की तरह, क्योंकि ये पिरामिड अगर मैं इसको तीनों उंगली पे ऐसा रखूं तो ये पिरामिड की तरह नजर आएगा। एक देखिए पिरामिड है ये, पिरामिडल पिरामिड की तरह, जैसे पिरामिड होता है तंबू टाइप से, तो ये तंबू होगा, तंबू की तरह दिखाई देगा। ये नाइट्रोजन मान लीजिए, ये हैलोजन है, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, XYZ जो भी है। तो यहां ये पिरामिड की तरह है, तो यानी इसका शेप कैसा है? पिरामिडल, लेकिन इसकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। आप ध्यान रखना, ज्योमेट्री में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन शेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो हवा है, वेव है, भूत है, दिखाई नहीं देते। जो चीज दिखाई नहीं देती उसको हम इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? इसीलिए ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, लेकिन शेप में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे। तो आप यहां पे एक क्वेश्चन याद कर लीजिए कि ज्योमेट्री की कभी भी बात आएगी तो ज्योमेट्री जैसी होती है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसी होती है, लेकिन शेप जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इस वाले केस में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहां से मैं हटा दे रहा हूं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में भाग लेगा लेकिन शेप में भाग नहीं लेगा। जब शेप में नहीं लेगा तो शेप कैसा? पिरामिड, लेकिन ज्योमेट्री कैसी? टेट्राहेड्रल। देखने में तो टेट्राहेड्रल है ना, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, यानी ज्यामिति जो है इसकी टेट्राहेड्रल है, और शेप कैसा है? शेप कैसा है? पिरामिड, यानी पिरामिड की तरह है। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राइहेलाइड होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है? पिरामिडल, लेकिन उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, यानी उनकी ज्यामिति कैसी होती है? वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। अगर यहां पर बॉन्ड होता, अगर मान लीजिए यहां पर बॉन्ड होता है, यानी ये भी बॉन्ड होता है, यानी यहां पर भी कोई हैलोजन परमाणु लगा हो, मान लेते हैं कि अगर हैलोजन परमाणु लगा होता, उस केस में इसकी ज्योमेट्री और इसका शेप क्या होता? अगर हम कहें कि यहां पर सबके सब बॉन्ड आ जाएं और सब जब चारों बॉन्ड होंगे, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले, उस केस में इसकी ज्योमेट्री और इसका शेप यानी इसकी ज्यामिति और इसकी आकृति कैसी होगी? तो उस केस में इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और इसकी आकृति भी कैसी है? इसकी आकृति भी टेट्राहेड्रल और ज्यामिति भी टेट्राहेड्रल, यानी दोनों चीजें सेम होंगी। लेकिन जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो लोन पेयर के केस में चीजें बदल जाती है, ज्योमेट्री अलग और शेप अलग। तो ये बात हो गई ट्राइहेलाइड के आकृति की बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड जो है, पेंटाहेलाइड में क्या कहानी होगी? तो पेंटाहेलाइड जैसे अगर जनरली हम बात करें तो पहले तो आप ये सुन लीजिए कि ट्राइहेलाइड, तो मैंने कहा था कि ट्राइहेलाइड जनरल सभी नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो सब बनाते हैं। जितने भी हैलाइड है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट है ना, ट्राइहेलाइड सब बनाते हैं। लेकिन पेंटाहेलाइड की अगर हम बात करें तो पेंटाहेलाइड सब एलिमेंट नहीं बनाते हैं, कुछ बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं है, और बैकेंड डी ऑर्बिटल ना प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा पाएगा, क्योंकि यहां पर 5 बॉन्ड बनाना है। यहां बॉन्ड कितने बनाने हैं? 5 बॉन्ड। और नाइट्रोजन वाले केस में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 3, और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो एस में प्रेजेंट है। आपने अभी देखा है कि अगर मैं नाइट्रोजन का केस ले लूं, यहां मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो इस वाले केस में एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पेयर्ड, और इसमें 3 अनपेयर्ड। बॉन्ड हमें कितने बनाना है? 5, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
3 अनपेयर्ड, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो यहां पर 3 ही बॉन्ड तो बना पाओगे आप। जब 3 ही बॉन्ड बना पाओगे और बनाने कितने 5, तो 5 बॉन्ड बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन कराना होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका प्रमोशन, और प्रमोशन के लिए आगे बैक एंड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और नाइट्रोजन वाले केस में बैक एंड डी ऑर्बिटल है नहीं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड कभी जिंदगी में मर के भी नहीं बना पाएगा। मर जाएगा नाइट्रोजन, तब भी ये नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड कंपाउंड नहीं बना पाता है। सेम केस ऊपर से जब नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पे आप सब जानते हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन +5 शो कर सकता है, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घटती है, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसीलिए अगर हम बिस्मिथ की बात करें, तो बिस्मिथ जो है वो पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, बिस्मिथ BiF5 बनाता है। इसको अगर छोड़ दें तो इस कंपाउंड को छोड़कर बिस्मिथ और कोई सा भी पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा। लेकिन बिस्मिथ वाले केस में ये अगर आ जाए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है पेंटाहैलाइड बनवा देता है, क्योंकि फ्लोरीन उस चिड़िया का नाम है जिसके साथ जुड़ जाए। फ्लोरीन जिसके साथ जुड़ जाए उसकी हालत खराब कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं पूरी आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट हैं, और उस 118 एलिमेंट में से एक है फ्लोरीन, और फ्लोरीन सबका बाप है किस चीज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है ना, इतनी हाई है कि ये जो है जिसके साथ जुड़े उसके सारी ऐसी तैसी इलेक्ट्रॉन खींच के उसको बर्बाद कर देगा। तो यहां पर अगर हम बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता है। अगर फ्लोरीन वाला केस छोड़ दें, अदर हैलाइड को लेके आए, यानी अदर हैलोजन परमाणु को लेके आए, तो पेंटाहैलाइड नहीं बना रहा है। कह रहा है हम नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या फिर नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक इफेक्ट पाया जाता है, उसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट पाए जाने की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, यानी ये लोग +5 ऑक्सीकरण संख्या नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट पाए जाने की वजह से एस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा पाते हैं, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा था, तो एस इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हो रहे थे, बॉन्डिंग में ना पार्टिसिपेट करे एस इलेक्ट्रॉन। इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट 1-2 लेक्चर पीछे बताया ये बात। लेकिन फ्लोरीन के जुड़ने से यहां पर ये क्यों बन जाएगा, तो फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फ्लोरीन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, मैं इसको साफ करता हूं उसके बाद समझा रहा हूं आपको। देखिए फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबका बाप है, जिसके साथ जुड़े उसकी ऐसी की तैसी कर दे। जब बिस्मिथ के साथ, यानी बिस्मिथ के साथ कोई और हैलोजन परमाणु जुड़ता है, उस वाले केस में प्रॉब्लम क्या है कि वो जो है ना एस इलेक्ट्रॉन जो बाहर प्रेजेंट है बिस्मिथ वाले केस में, सबसे एस, और उसके बाद क्या है आप जानते हैं NH2 और NP है, NP3, तो यानी बिस्मिथ में भी NH2 और NP3 होगा लास्ट में। तो NH2 और NP3 आपको मैंने अभी बताया है कि 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब ही हो सकते हैं जब जो S के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो S के अंदर के इलेक्ट्रॉन आगे जाके प्रमोट हो और किस में जाए, D में जाए, D में जाएंगे तभी होंगे। तो बैकेंड डी ऑर्बिटल बिस्मिथ में तो है। यहां पर अगर हम बिस्मिथ की बात करें तो इसके पास NH2 है, NP3 भी है, और उसके बाद यहां पे ND भी होगा, सही। यहां पर ND प्रेजेंट होने के बाद भी, यानी डी ऑर्बिटल, डी बैकेंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के बाद भी बिस्मिथ कहता मैं 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करूंगा, जो कर मिले कर लो। तो लोग इससे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यह है कि इस वाले केस में जो एस इलेक्ट्रॉन है ना, इस एस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन यहां पे हो नहीं पाता। इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करे बॉन्डिंग में, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कह रहे हैं। शॉर्ट तरीके से अगर आप समझे तो कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिसिपेट नहीं करा सकते बॉन्डिंग में, इसलिए हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकते। तो कहता है कि अच्छा नहीं करेगा, ले तुझे हम फ्लोरीन के साथ जोड़ देते हैं, फ्लोरीन के साथ जोड़ देते हैं, फ्लोरीन के साथ तो फ्लोरीन के साथ जोड़ने से क्या होगा, आप सब जानते हैं फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन है सबका दादा, और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से
फ्लोरीन जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यहां क्या है NS और ND के बीच में गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा हो गया, NS और ND जो है इसके बीच में गैप ज्यादा है, जिसकी वजह से S का इलेक्ट्रॉन D में डालना पॉसिबल नहीं है। यहां अगर हम बात करें तो ये NS और ND जो है ना, इनके बीच में गैप ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से ये S के इलेक्ट्रॉन D में प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। तो फ्लोरीन कहता अच्छा प्रमोट नहीं होगा, ले हम कराते हैं प्रमोट, क्योंकि हम प्रमोशन के लिए तो जाने जाते हैं, हम तो वो करा दे जो कहीं कुछ ना होता हो। तो फ्लोरीन यहां जो काम ना होने का वो काम भी करवा देगा, क्योंकि क्लोरीन और जो है ना ब्रोमीन आयोडीन उनके बस की बात नहीं है। क्या बस की बात नहीं है? अब जैसे ही फ्लोरीन जुड़ेगा तो फ्लोरीन इसके साथ जुड़कर कहेगा आओ तुम्हें शेयर कराते हैं, मजे दिलवाएं। मजे कैसे? बोले ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहां बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन अपनी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहां से भी और यहां से भी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से बिस्मिथ पे आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पे नेगेटिव, और जहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पे पार्शली पॉजिटिव, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और बहुत ज्यादा आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से बिस्मिथ में क्या होगा, बिस्मिथ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से बिस्मिथ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाएगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो वो डी जो बहुत दूर था, जो डी कहीं यहां पर था, उसको खींच के यहां ले आएगा। जो ये डी यहां पर है ना दूर, बहुत दूर, उस डी को भी पास में खींच के लाएगा, और जब पास में खींच के लाएगा तो अब NS का जो प्रमोशन है वो आसानी से हो जाता है। तो फ्लोरीन वाले केस में ये डी को खींचने की पावर है, यानी फ्लोरीन ने क्या करा दिया, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करा दिया। इसको बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, ये एक थ्योरी है। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो डी ऑर्बिटल बाहर प्रेजेंट था, उस बाहर वाले डी ऑर्बिटल को भी कहां ले आए, अंदर ले आए, और अंदर लाने की वजह से होगा क्या, उसका प्रमोशन हो जाएगा, और प्रमोशन जब होगा तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बिस्मिथ कूद के 5 बॉन्ड बनाएगा। यानी फ्लोरीन वाले केस में 5 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर आप इससे कहो ना क्लोरीन के साथ बनाओगे तो कहेगा हम नहीं बनाएंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि यहां पर डी बहुत दूर है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो वो मेरे ऊपर चार्ज नहीं ला पाता, और जब चार्ज नहीं लाएगा तो जिसकी वजह से होगा क्या, डी मेरा दूर रहेगा और मैं अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराऊंगा नहीं। ठीक है। बोले आयोडीन के साथ, बोले ना आयोडीन के साथ भी नहीं करेंगे, बोले इसके साथ भी प्रॉब्लम है। बोले आयोडीन के बाद ब्रोमीन के साथ, बोले इसके साथ भी नहीं। बोले किसके साथ? बोले सिर्फ फ्लोरीन के साथ। क्यों? बोले फ्लोरीन जो है ना चार्ज क्रिएट कर दे रहा मेरे ऊपर, और चार्ज जब क्रिएट कर देगा, यानी चार्ज इसके ऊपर जब आ जाएगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये डी ऑर्बिटल जो बाहर दूर कहीं पे था उस दूर को पास ले आएगा, और जब पास आता है तो आपको पता है वो सारे काम हो जाते हैं जो ना होने हो। ठीक, तो इसलिए BiF5 बनता है, लेकिन और जो है हैलाइड्स नहीं बनते हैं। वैसे भी अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी की बात करें, तो ऊपर से नीचे आने पर पेंटा हैलाइड जो होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। तो हम बात कर रहे थे पेंटा हैलाइड के स्ट्रक्चर की। पेंटा हैलाइड जो है इनके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका शेप कैसा होगा, इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इनकी ज्यामिति आकृति जो भी है ये सब क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं। आइए समझाता हूं मैं आपको। देखिए पेंटा हैलाइड जो है, पेंटा हैलाइड इनके बारे में हमें बात करनी है, किसकी, ज्योमेट्री या फिर शेप की। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति और शेप की बात करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है संकरण, इनमें संकरण क्या पाया जाएगा। ठीक, तो अगर मैं जनरल बात करूं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, EX5 है। EX5 का मतलब आप समझ गए होंगे, E का मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा नाइट्रोजन फैमिली का, और X का मतलब है कोई एलिमेंट है, कोई परमाणु है हेलोजन फैमिली का। तो आप सब देख के ये समझ जाओ कि यहाँ जो है EX5 है, इसका मतलब यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाने हैं, और 5 बॉन्ड बनाने के लिए जितने बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाने होते हैं उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने होंगे, जितने सहसंयोजी बंध बनाने होते हैं उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, और मॉलिक्यूल के लिए भी ज्यादा अच्छा है। तो
तो आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजन वाले केस में, नाइट्रोजन को तो छोड़ दीजिए क्योंकि नाइट्रोजन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, मर जाएगा, लेकिन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वो नहीं है जो दुनिया वालों के पास है। क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन की कहानी क्या है, NH2 और NP3, इसके बाद इसकी कहानी खत्म, यहां इसके बाद कुछ है ही नहीं। ये जो है ना गरीब है, किसके मामले में, वैकेंट डी ऑर्बिटल के मामले में। डी ऑर्बिटल है भी तो बहुत दूर पड़ा है, होगा तो बहुत दूर, इतना दूर कि वहां कुछ फायदा ही नहीं रह के। तो यहां पर नाइट्रोजन की जो कहानी है वो क्या है, बहुत ज्यादा खराब, जिसकी वजह से नाइट्रोजन 5 बॉन्ड मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए, उसके बाद भी 5 बॉन्ड कभी बना नहीं सकता। लेकिन नाइट्रोजन से नीचे जैसे ही आएंगे तो नाइट्रोजन से नीचे आते ही वो सब चीज होना स्टार्ट हो जाती है जो यहां पर नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की अच्छी है। अगर हम यहां पे बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर वो पाया जाता है क्या, पी पाई बॉन्डिंग। और पी पाई बॉन्डिंग का खेल आप लोग देख चुके हैं। पी पाई बॉन्डिंग की वजह से नाइट्रोजन ने बहुत सारे कंपाउंड एक्स्ट्रा बनाए हैं और स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। लेकिन जो चीज यहां होनी चाहिए वो यहां नहीं है, ये 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। अगर ये मर भी जाएगा तब भी कहेगा 5 बॉन्ड बना ले, मर जा रहा हूं 5 बॉन्ड बनवा दो, तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने के लिए जो होना चाहिए वो इसके पास है ही नहीं। जब है नहीं तो 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो ये 5 बॉन्ड कभी बना नहीं सकता। लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, तो ये सब के सब 5 बॉन्ड कूद कूद के बनाते हैं। PCl5 बन जाएगा, SbCl5 बन जाएगा, AsCl5 बन जाएगा, क्योंकि इन सब के पास वो है क्या, बैकेंट डी ऑर्बिटल। और बैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से होगा क्या, बैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये होगा जो NH2 NP3 यानी जो S के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो N सेल जो यानी आउटर मोस्ट सेल में जो NS ऑर्बिटल है यानी जो S के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनका हम प्रमोशन करा सकते हैं, एक्साइटेशन करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे भेज सकते हैं, जिसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इस वाले केस में 5 बॉन्ड बनता नहीं, खूब बनता, खूब कूद कूद के बनता है। लेकिन इससे नीचे आओगे ना फिर नहीं बनेगा, इससे नीचे आने पर नहीं बनता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि ऊपर से नीचे आने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, डिक्रीज करती है। लेकिन यहां तक की कहानी ठीक ठाक है, तो ये 5 बॉन्ड बनाते हैं। अब आप बात करते हैं कि 5 बॉन्ड बनाएंगे तो इनमें संकरण क्या होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसके बारे में बात कर ले। आइए जरा देखें होता है क्या। तो मैं बात कर रहा हूं ई की, और ई के हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। यहां पर मान लीजिए क्या है, NH2 और NP3, और मान लीजिए यहां पे है ND। ठीक, यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, P में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और D यहां पर जो प्रेजेंट होगा, इस D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। अब ये स्टेट जो है कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, यानी आध अवस्था इसको बोलते हैं, हिंदी में ग्राउंड स्टेट है। यानी इस टाइम नॉर्मल केस में ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब ई की जगह आप क्या क्या ले सकते हो, फास्फोरस ले सकते हो, आर्सेनिक ले सकते हो, एंटीमनी ले सकते हो, किसी किसी केस में बिस्मिथ भी ले सकते हैं। फ्लोरीन के केस में बिस्मिथ ले लेंगे, लेकिन और फ्लोरीन के अलावा किसी केस में बिस्मिथ नहीं ले लोगे। तो आप ये इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बिस्मिथ जो है कब बनाएगा, 5, जब फ्लोरीन बाबा आएंगे तब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब जो ये ग्राउंड स्टेट है, अब आपको पता है बॉन्ड कितने बनाने हैं, हमें बॉन्ड बनाने हैं 5 बॉन्ड, EX5 बनाना है। और EX5 बनाने के लिए इसका मतलब 5 बॉन्ड जोड़ने होंगे, यानी 5 हैलोजन परमाणु जोड़ने होंगे। और 5 हैलोजन परमाणु जब जुड़ेंगे ना, जब यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो 3 ही प्रेजेंट है, और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपको क्या कराना होगा, उसके लिए आपको कराना होगा यहां से प्रमोशन। 1 इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन NS से ND में कराना होगा। और इलेक्ट्रॉन का जब प्रमोशन कराएंगे तो जिसकी वजह से जो कहानी आएगी वो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, कहानी कुछ ऐसी, कहानी कैसी, तो कहानी ऐसी, 1 2 3 4 5, यहां NS, और ये जो स्टेट है एक्साइटेड स्टेट है। अब हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप बॉन्डिंग करा सकते हैं, लेकिन ये गलती ना करें। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑर्बिटलों के साथ बॉन्डिंग करा के क्या प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही क्लास में। हम डायरेक्ट प्योर ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग नहीं करा सकते, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कराने से बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन बॉन्ड जो बनेगा उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को मॉलिक्यूल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इनका क्या कराना होगा, इनकी करानी होगी वो क्या, मिक्सिंग। तो जब हम एक S 3P और 1D इनकी जब मिक्सिंग कराएंगे तो बनेगा sp3d। इसका मतलब यह है कि इसमें जो है sp3d ऑर्बिटल, sp3d
हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? नए नए जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने? 1 3 4 और 1 5, 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे और पांचों के पांचों जो होंगे वो उसका नाम क्या होगा? sp3 डी sp3 डी sp3 डी sp3 डी sp3 डी। ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, इनमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब कौन आएगा? अब हमारे पास जो हेलोजन है X, वो X कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये 5 हेलोजन आएंगे और ये पांचों के पांचों हेलोजन अपने p ऑर्बिटलों को लेके आएंगे और यहां पे कहेंगे हमारे साथ गुल्लू गुल्लू कर लो, हमारे साथ गुल्लू गुल्लू। गुल्लू गुल्लू का मतलब है ओवरलैपिंग, यानी इनके हेलोजन परमाणु जो होंगे x x x x x x, जो ये x हेलोजन परमाणु होंगे वो अपने x इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे p ऑर्बिटल वाले और sp3d और p ऑर्बिटलों के बीच में गुल्लू गुल्लू होगा और गुल्लू गुल्लू से यहाँ पे 5 बॉन्ड बनेंगे और जब 5 बॉन्ड बन जाएंगे तो उनकी जो ज्योमेट्री होगी, उसकी जो ज्योमेट्री होगी, इस बार जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इनकी ज्योमेट्री और शेप दोनों चीजें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होती है, शेप भी वही होगा और ज्योमेट्री भी, यानी आकृति और ज्यामिति दोनों इस बार सेम है। क्यों? क्योंकि इस बार कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट होने की वजह से जो परफेक्ट केस होता है वही परफेक्ट केस होगा। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होगी? तो देखिए, ट्राइगोनल का मतलब है ट्राइंगल। जैसे अगर मैं यहां इसको दिखाऊं तो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, जैसे ये क्या है? ट्राइगोनल। ये क्या है? ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल। और कह रहे हैं बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब क्या? एक पिरामिड आप ऊपर बनाओ और एक पिरामिड आप नीचे बनाओ, ये तो हो गया ट्राइंगल। अगर बीच वाला जो मैं फेस दिखाऊं आपको, ये बीच में जो है एरिया, ये क्या बना रहा है? ट्राइंगल बना रहा है ये तीनों मिलके। और बाइपिरामिडल का मतलब क्या है? बाइपिरामिडल का मतलब है कि एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। अब एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे का मतलब क्या? अगर मैं इस वाले एटम को इससे मिलाऊं, इससे मिलाऊं, इससे मिलाऊं तो ये एक ऊपर पिरामिड बन जाएगा और सेम अगर इस वाले एटम को हम नीचे मिलाएं इनसे तो नीचे भी पिरामिड। तो एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो इसी को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल घुमा के दिखा देता हूं आपको। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल यानी बीच में जो है वो क्या है? ट्राइंगल, त्रिभुज की तरह है तो ट्राइगोनल, और ऊपर एक पिरामिड और एक नीचे पिरामिड। जैसे फैन होता है ना, फैन, पंखा, तो पंखे में आपने देखा एक रॉड ऊपर लगी होती है और एक रॉड और नीचे लगा दे तो उसी को हम बोल देंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अब ये संकरण के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आगे कोई लेक्चर अगर संकरण का मैं लूंगा तो उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो इतनी ही बात हो पाएगी संकरण के बारे में। तो ये बात हो गई पेंटाहेलाइड के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हैलाइड हम लोगों ने पढ़ा है, जो हैलाइड हमने पढ़ लिया, ट्राई हैलाइड या फिर पेंटाहेलाइड, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी, यानी इनका बेसिक नेचर या फिर इनकी स्टेबिलिटी की हम बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं और इनके बेसिक नेचर या एसिडिक नेचर के बारे में बात करते हैं कि इनका एसिडिक नेचर कैसा होता है, इनका बेसिक नेचर कैसा होता है। मैं पेंटाहेलाइड के बारे में बात करूंगा और ट्राई हैलाइड के बारे में बात करूंगा। तो पहले हम ट्राई हैलाइड पढ़ेंगे, उसके बाद पेंटाहेलाइड पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टी ट्राई हैलाइड की देख लेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी पेंटाहेलाइड की देखेंगे। आइए देखते हैं ट्राई हैलाइड जो है वो किस प्रकार का बेसिक नेचर शो करता है या फिर इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, इसमें कौन से जो हैलाइड हैं, कौन से हैलाइड ज्यादा स्टेबल होंगे और कौन से हैलाइड कम स्टेबल होंगे, इनके बारे में बात करेंगे। फिर इनके हम बेसिक नेचर के बारे में बात करेंगे कि इनका बेसिक जो है क्षारीय गुण जो है वो क्षारीय गुण किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा और क्यों होगा, ये भी बात पता होना चाहिए। क्यों कैसे होगा, नहीं होगा वो तो बात, क्यों का आंसर जरूर आना चाहिए कि होता क्यों है, ये पता होना चाहिए। तो हम पहले बात करेंगे ट्राई हैलाइड के बारे में। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेंटाहेलाइड जो है इसकी ज्योमेट्री sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें ना, पेंटाहेलाइड में बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल जो होगा जो इनके बीच में ट्रायंगल वाले केस में जो एंगल होता है वो 120 होता है, यहां जो होगा 90 होगा और यहां से लेकर यहां तक का जो होगा ये कितना होगा 180, यानी इसमें 180 का एंगल भी है, 90 का एंगल भी है और 120 का एंगल भी है। अगर बोर्ड पे इस ज्योमेट्री को बनाने की बात हो, बोर्ड पे अगर ये आकृति बनानी हो तो बोर्ड पे हम आकृति कैसे बनाएंगे देख लीजिए। यहां पर मान लीजिए मैं कोई सेंट्रल एटम बना दे रहा हूं, ठीक है, एक ट्राइंगल नीचे इधर बीच में बना दे रहे हैं, एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे। ये जो बॉन्ड होते हैं ये वाले, इन बॉन्डों को हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है, और इन वाले बॉन्डों को हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड।
ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 120, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, और यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो कितना है 180। ठीक, तो ये ज्योमेट्री होगी, इसी ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें ज्योमेट्री जो है और शेप जो है दोनों क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आइए आगे देखते हैं अब ट्राई हैलाइड की प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ ट्राई हैलाइड के कुछ गुण देखते हैं कि गुण किस प्रकार से चेंज होता है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, यानी लगभग पौन घंटे की वीडियो बन गई, तो इसके आगे का जो है लास्ट हम मतलब इसके आगे का जो भी प्रॉपर्टी जो रह गई है हाईलाइट के बारे में, और छोटा मोटा एक दो पॉइंट और रह गया, कुछ सल्फाइड के बारे में पढ़ना है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कम से कम आधा घंटा पौन घंटा और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और इतनी लंबी वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है माफी चाहता हूँ। इसके आगे का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब ये जो इसके आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने हाईलाइट के बारे में, ट्राई हाईलाइट के बारे में, ज्योमेट्री और शेप के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और जो ट्राई हाईलाइट की बात की थी, ट्राई हाईलाइट जो बॉन्ड एंगल होगा लगभग जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 के आसपास ही होता है। ठीक, तो उसमें कैसे वेरिएशन होता है वो हम बात करेंगे, वेरिएशन बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होगा। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास जो होगी कल, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, अगली वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे जो काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे चीज़ें जो है ना सिर्फ रटने से मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को रट लोगे तो हो सकता है एक दो बातें रट सकते हो या एक दो कंपाउंडों के बारे में स्टडी कर पाओगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया एक बार, तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो है ना चीज़ें बहुत आसान सी लगती है। फिर लगता है कि केमिस्ट्री हमें समझ में आ रही है। होता क्या है, केमिस्ट्री को जनरली टफ बना दिया गया, बहुत ज़्यादा टफ, क्योंकि जो माहौल है केमिस्ट्री के बारे में, रियलिटी जो है वो बहुत अलग है, और इसके बारे में जो अफवाह है वो बहुत अलग है। रियल में केमिस्ट्री अगर आप लोगों को समझ में आ गई एक बार, तो फिर ये केमिस्ट्री आप चाह के भी भूल नहीं सकते। अगर एक बार आप केमिस्ट्री को समझ गए तो केमिस्ट्री जो है ना बहुत ज़्यादा वफादार है। अगर एक बार समझ में आ जाए, बस धोखे से भी अगर समझ में आ गई, तो ये समझ लीजिए केमिस्ट्री आपका जन्मों जन्म तक, मतलब मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम यह है कि समझाने वाले लोग जो समझाते हैं वो ही बहुत गलत समझा देते हैं, रटाने के पीछे भागते हैं। बच्चों को रटा दो, रटाने से कुछ नहीं होगा। रटाने से चीज़ें, बोर्ड का एग्जाम आप दे सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में जाकर लिख सकते हो रटने से, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अगर IIT या फिर नीट जेईई इन सब की तैयारी करते हैं तो इन एग्जामों में आप धड़ाम से गिरेंगे, वहां पर जाकर मिमियाएंगे। फिर कहते हैं बच्चे कि हमारा जो है कुछ आया ही नहीं, मतलब पढ़ा हुआ क्या ऊपर से उड़ गया सब कुछ। तो इसका रीजन ये है कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे जनरली होते हैं वो रटने के पीछे भागते हैं, जनरली रटते हैं, मतलब चीज़ों को रट लिया। तो रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको बोर्ड में अच्छा करना है तो बोर्ड में अच्छा करना, ये बात सही है। तो बोर्ड में अच्छा करने के लिए कुछ पॉइंट आप याद रखिए कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके साथ में प्लस में आपको कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलना होगा। आप देखते होंगे जनरली यूपी बोर्ड का बच्चा जो होता है आगे जाके नीट या IIT या जेईई की तैयारी जिसकी भी करेगा, तो उनमें ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। कुछ ही बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, उन्हीं का रिजल्ट अच्छा रहता है। एवरेज सभी स्टूडेंटों का रिजल्ट जो है खराब हो जाता है। तो इसका रीजन है कि कहीं ना कहीं वो लोग रट के आगे बढ़ते हैं, और रटने से जो है कहानी खराब हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप केमिस्ट्री के क्या, फिजिक्स के क्या, सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे और इससे रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो रटने के पीछे ना भागें, कॉन्सेप्ट के पीछे ध्यान दें, और जो है इसी तरीके से आप लोग बने रहें। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जितने भी टॉपिक हैं मैं सबके बारे में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, सिर्फ रटाऊंगा नहीं। रटाने वाली चीज जहां पे आएगी वहां हम रटाएंगे भी। बोर्ड को भी हमें इंपॉर्टेंस देना, बोर्ड के हिसाब से भी हमें नंबर भी लाना है। तो बोर्ड वाली चीज जब आएगी तो मैं वहां पे बता दूंगा इस चीज को आप इस ट्रिक से रट सकते हैं। तो हम रटाएंगे भी, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। कॉन्सेप्ट भी जरूरी है और याद करना भी जरूरी है। तो याद करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और जो है कॉन्सेप्ट याद करने के लिए ट्रिक भी बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में कैसे अप्लाई होगा। जैसे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन एग्जामों के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसमें रट के काम नहीं चल सकता। आप रट सकते हो 1 2 3 4 5 चीजों को, लेकिन अगर आप हजारों में खेल रहे हैं उस केस में आप रट के काम नहीं चला सकते। रटना बहुत बेकार हो जाएगा, उस केस में आप धड़ाम से गिरेंगे नीचे, औंधे मुंह गिर जाते हैं बच्चे। जैसे नीट और IIT की जेईई की तैयारी करने जाते हैं ना, तो कोचिंग में ही उनकी हालत खराब हो जाती है। जब वहां पे पहली बार में जब जाते हैं तो पहली बार में शब्द ऐसे आता है GOC, तो GOC का नाम ही नहीं सुना बच्चों ने, क्योंकि वो पढ़ते हैं सामान्य कार्बनिक रसायन। अब हिंदी में सामान्य कार्बनिक रसायन है, इंग्लिश में वहां का टीचर GOC कहता रहता है, तो उनको GOC का मीनिंग ही नहीं पता है, लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये तो ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ों से आपको आइडिया होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी मिक्स आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं कुछ वर्ड ज़्यादातर इंग्लिश यूज़ करता हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि आगे जाके आपको चीज़ों को इंग्लिश में ही देखना है,
और इंग्लिश में ही पढ़ना है। आगे की जितनी भी पढ़ाई है वो सब इंग्लिश में ही है। तो हम हिंदी को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, हिंदी में ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में आना चाहिए ताकि आप अगर आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।